हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने जिसमें ट्रेंड्स पढ़ा था और ट्रेंड्स पढ़ने के बाद हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और आज हम इस पे फाइनल टच देंगे कि लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो किस तरह से चेंज आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, उसको लेकर के। जैसा कि मैंने बताया था कि एटॉमिक साइज़ का आप उल्टा कर देना रेस्ट ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज़ में, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर और आगे फर्दर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेते हैं Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Fe। आप पहले साइज़ में अरेंज कर लो, है ना, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या कि मान लीजिए कि आप Fe3 प्लस में हैं तो Fe3 प्लस का Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया था जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर में आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप निकालते चले जाते हो, आप कमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और क्लोज चला जाता है, तो यानी कि Z इफेक्टिव जो है ना Fe3 प्लस का सबसे ज़्यादा होगा। और Z इफेक्टिव जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है। यानी कि इसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, देन Fe2 प्लस का होगा एंड देन Fe का होगा। और साइज का अगर ऑर्डर बोलोगे तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा साइज का। साइज एकदम अपोजिट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का और रेस्ट ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज जो बचे हुए हैं उन सभी का। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें मैंगनीज से लेकर के, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा Mn7 प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये Mn7 प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन Mn6 प्लस, then Mn4 plus, then Mn2 plus and finally Mn। तो मैंगनीज, ये मैंगनीज के ऑर्डर हो गए आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। अगर एटॉमिक साइज बोला जाता तो उल्टा कर देते। ऑलरेडी हमने ये सारे क्वेश्चंस को एटॉमिक साइज में भी करा है, आपको अगर याद हो तो, है ना। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हम अरेंज करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर में आता है तो साइज बढ़ जाता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा, यानी कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इसका होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? इसका, नाइट्रोजन, सिंपल नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, देन N- का थोड़ा कम, N2- का थोड़ा और कम, और सबसे कम हो जाएगा आपको N3- का। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सिमिलर वे में, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा एंड देन ऑक्सीजन 2- हो जाएगा। ये ऑर्डर हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये कुछ आसान क्वेश्चन है जिसे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आपने थ्योरी को सीखा है और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो आपको बताया था मैंने कि स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथेनम थर्ड ग्रुप वाले हैं। आपको पता है डी ब्लॉक का पहला ग्रुप जो थर्ड ग्रुप है वो, उसमें किसी भी तरह का इफेक्ट लगता नहीं है। तो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं लगता है तो टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो अगर डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने से तो डिक्रीज ही करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ें तो थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल में आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल जरूर रखें, क्योंकि उसको देख देख करके आप करोगे ना तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। एक बार ज़्यादा क्लैरिटी आ गई तो फिर दूसरे बार जब बनाओगे तो आपको अपने आप फिगर बनेगा, फोटो बनेगा दिमाग में, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ जाओगे चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं CuAgAu, है ना। इसमें क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि इन सभी में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण, क्योंकि इसमें तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कोई इफेक्ट लगता नहीं है, बट यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है वो Au का हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड बाकी फिर आप देखोगे तो नॉर्मल ऑर्डर रहता है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा Cu हो जाता है ड्यू टू देयर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी Au हो जाता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड देन Cu एंड देन Ag। ये पूरी तरीके से यहाँ तक सिमिलर ऑर्डर है ये वाला, बट ये चेंज आता है यहाँ पे पहले पोजीशन पे। तो रीजन क्या देते हैं? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और मैं ये बता चुका हूँ जब हम एटॉमिक रेडियस कर रहे थे
तो उसी समय हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी आपको डिटेल में वहाँ पे मैंने बता रखा था। सो इस तरीके से है कुछ क्वेश्चंस इसके। अब मैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 दोनों आपको डिटरमाइन करने के लिए देता हूँ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर बताइए और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर बताइए। ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा था कि जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर लिख लें जब आप लेफ़्ट टू राइट वाले का सॉल्व कर रहे हैं, तो पीरियड वाले का, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड। सो 2s2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, सॉरी 2s2 2p2 हो जाएगा लास्ट में, 2p2 एंड देन 2p3 एंड देन 2p4। अब आपको पता है यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, ये आपको आ गया हाफ फिल्ड P3 कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्या बताया था कि S2 एंड P3 जस्ट ग्रेटर देन इट्स नेबर। तो यानी कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा और पहला ऑर्डर जो आपको निकल करके आएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जब आप इधर से इधर मूव करते हो, लेफ़्ट टू राइट की ओर मूव करते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन कौन, ऑक्सीजन, सबसे कम कार्बन की। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। लेकिन हमें बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की भी ऑर्डर बतानी है। पहला तो चलो हो गया, दूसरा बताने के लिए आप सभी को उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यानी कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2p1, इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा 2p2, इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा 2p3। जब इस तरीके से आपने कर दिया, अब क्या करना है आपको, इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे आपने एक एक इलेक्ट्रॉन सब में निकाल दिया। अब क्या देखेंगे कि नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, कोई चेंज यहाँ नहीं आना है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो कोई हाफ फील्ड भी नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे। अब हाफ फील्ड तो आ रहा है ऑक्सीजन पे, बट इसके आगे कोई रहता तो उससे ज़्यादा होता ना, कोई है ही नहीं आगे, तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ वही ऑर्डर हो जाएगा। क्या कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, सो ऑर्डर विल बी लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एज यूजुअल ऑर्डर नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में सेम रहेगा ऑर्डर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 दोनों ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा चांसेस से बढ़िया क्वेश्चन अगर बनाना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आपसे पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू मी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन करिए कि क्रोमियम एंड मैंगनीज में आपको बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर आपको क्रोमियम एंड मैंगनीज में बताना है। तो क्रोमियम का क्या होता है, सोचिए। क्रोमियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आपको आता है 3d5 और मैंगनीज भी आता है 3d5, लेकिन ये होता है 4s1 3d5 बट दिस वन इज 4s2 3d5। अब आप खुद सोचिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने जाओगे तो किससे निकालोगे, आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें क्या सोचना है, आउटर मोस्ट सेल से कहने का मतलब है इसे आप सेल वाइज पहले अरेंज करिए। सेल वाइज अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड सेल पहले आ जाएगा 3d5 एंड आउटर मोस्ट में हो जाएगा 4s1। सिमिलरली यू कैन अरेंज हेयर, यहाँ पे 3d5 था, मैंने लिख दिया 3d5 एंड देन 4s2। अब आप इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को 1 बाई 1 निकालने की कोशिश करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, बताइए इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे 4s1 से और यहाँ पे अभी निकलेगा पहला इलेक्ट्रॉन 4s2 से। तो बताइए किस में ज़्यादा पावर लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। नो डाउट s2 की कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के ऑर्डर में हम कहेंगे कि क्रोमियम जो है वो कम है थोड़ा सा मैंगनीज से। मैंगनीज ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा क्योंकि s2 कॉन्फ़िगरेशन है और S2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है एज़ कम्पेयर टू S1 कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, IP2 यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 अगर पूछा जाएगा आपसे तब के केस में क्या ऑर्डर होगा। अब समझिए मैंने क्या कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो क्रोमियम एंड मैंगनीज है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए।
तो निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 3d5 बचा, अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये बच जाएगा 3d5 एंड देन 4s1। अब देखिए अब कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने जाओगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब 3d5 से इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 से। तो ये तो हाफ फील्ड है भैया, d5 मैंने बताया था ना हाफ फील्ड है, और ये तो s1 है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। यानी कि इस बार इलेक्ट्रॉन टफ होगा इससे निकालना, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्रोमियम का ज़्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू मैंगनीज का। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। सो ये E2 का एक्सप्लेनेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का एक्सप्लेनेशन है, और फर्स्ट में यहाँ पे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का एक्सप्लेनेशन दिया आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दो चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है, जो नोट अभी तक में हमें समझ में आया, जो चीज़ें इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमें एक क्लैरिटी मिला कि अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन की बात करें, जो भी केटायन मतलब जिसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयोन। चार्ज ऑन आयोन, सही बात है कि जितना ज़्यादा चार्ज होता था उतना ज़्यादा हम कहते थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनायन की बात करें अगर हम, ठीक है, या आयोनाइजेशन एनर्जी एनायन की बात करें तो ये अपना इन्वर्सली रिलेशन था, यानी कि ये चार्ज ऑन आयोन से, यानी कि एनायन जो था वो इन्वर्सली रिलेशन था, यानी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। हमने क्वेश्चन बनाया है इस पे, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, राइट। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला जब हमने क्वेश्चन बनाए इतने सारे, तो ये ऑब्जर्वेशन मिला। तो ये ऑब्जर्वेशन को अगर दिमाग में रखोगे तो आगे चल करके जब भी क्वेश्चन दोबारा बनाने जाओगे तो इस ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रखते हुए बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन आप बना पाओगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आइए, जिस तरह से हम एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शनल केसेस को देखे थे, अब हम यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस को कुछ देखेंगे। एक जगह हमने सारे एक्सेप्शनल केसेस को लिखने की कोशिश करी है सो दैट आपको पढ़ना आसान हो, आपको समझना आसान हो, दिमाग में रखना एक साथ बेहद इजी हो जाए। इसीलिए एक्सेप्शनल केसेस हमने सारे के सारे एक जगह रख दिए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के। सो सबसे पहला जो एक्सेप्शनल केस आता है दैट इज़ ऑफ बोरोन फैमिली, ठीक है। बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जहाँ पे बोरोन फैमिली एक्सेप्शनल केस ना आता हो, चाहे वो एटॉमिक साइज़ है, हमने देखा था एल्यूमिनियम गैलियम में चेंज आता है उनके साइज़ में, है ना। इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब जगह पे इसको देखने को मिलता है कि यहाँ पे अलग बोरोन फैमिली में देखने को मिलता है अपने को। तो यहाँ पे मैं कर्व बनाता हूँ, उस कर्व के अकॉर्डिंग आपको बड़े आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं इस डायरेक्शन में रखा हूँ, ये इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है, और इधर से इधर मूव करो इधर की ओर डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आप कर्व बना लीजिए एक, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लगेगा, आपको पता है कि नीचे जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ पे जिस तरीके से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसा होना चाहिए, तो हम पता है हमें कि लेफ़्ट टू राइट मतलब सॉरी टॉप टू बॉटम हो रहा है ना, ये ग्रुप वाला कहानी है ये। तो अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करना चाहिए लगातार, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर जो हो जाता है वो थैलियम का सबसे पहले आ जाता है, फिर यहाँ पे मतलब बोरोन के बाद की बात कर रहा हूँ, बोरोन के बाद थैलियम आ जाता है, देन यहाँ पे गैलियम आता है, एंड देन यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है, एंड देन इंडियम आता है। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल। रीज़न यहाँ पे हम ये देते हैं कि इस जगह पे गैलियम के जगह पे जो आप देख पा रहे हो, आपको बताया था, अगर याद हो आपको, एटॉमिक साइज जब हम बता रहे थे एल्यूमिनियम गैलियम का, तो गैलियम में लग रहा था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और उसी तरीके से थैलियम में यहाँ पे लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे भयंकर वाला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है। साइज़ को जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा उतना ज़्यादा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा उसका न्यूक्लियस, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बोरोन के बाद जस्ट आ जाता है थैलियम।
उसके बाद ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन गैलियम सेकेंड नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण साइज में कमी आती है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। देन नॉर्मल ऑर्डर अरेंज कर देंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे इंडियम है, तो उसी तरीके से एल्यूमिनियम और इंडियम को यहाँ पे रख दिए हैं। तो इसको अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, सो दिस इज योर फाइनल ऑर्डर, दिस इज योर फाइनल ऑर्डर। तो आप डब्लू बना लीजिए, एक डब्लू बना लीजिए, आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा। एक डब्लू थोड़ा सा टेढ़ा वाला डब्लू बनाएंगे, एक नीचे आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसा गया, फिर ये थोड़ा और नीचे आएगा इस तरीके से, और ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या क्या बनाया आपने, ये आ गया बोरोन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपको कौन आ गया है, थैलियम, तो थैलियम यहाँ पे आएगा आपको सेकेंड नंबर पे, दिस वन इज थैलियम। आप कर्व बना के देख लीजिए, यहाँ से आप इसको बनाएंगे तो ये वाला कर्व यहाँ पे बोरोन आएगा, इसको कर्व बनाएंगे इस तरीके से तो ये वाला पार्ट में आपको यहाँ पे थैलियम मिलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसको बना दो, तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, गैलियम आ रहा है, तो आप यहाँ पे गैलियम लिख दो। देन फोर्थ नंबर पे ये वाला आ रहा है ना, तो आप फोर्थ नंबर पे ऐसा यहाँ पे लिख दो, दैट इज़ ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हो जाएगा आपको गैलियम और यहाँ पे थैलियम, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे कम इंडियम का है, तो आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। एक डब्लू बना है, कर्व बनाएंगे तो इजी तरीके से याद कर पाएंगे इसको। तो ये वाला एक वैल्यू है, आप इसे याद रखें, रीज़न भी मैंने बता दिया। तो पहला एक्सेप्शनल केसेस तो बोरोन फैमिली से हमें मिला। आइए दूसरा एक्सेप्शनल केस की हम बात कर लें थोड़ा सा। सेकेंड जो एक्सेप्शनल केस है दैट इज़ कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है, राइट, एक पेयर में देखने को मिलता है कार्बन फैमिली में, वो है आपको जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम, है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम टिन लीड, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं आपको लगता है कि यहाँ पे लग जाएगा क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है एलसी लगेगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लग रहा है इस बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते चले जाते हो, क्योंकि बोरोन फैमिली जो है वो डी ब्लॉक से सटा हुआ है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, बट आगे चल करके धीरे धीरे इफेक्ट उसकी कम हो जाती है, तो यहाँ पे उतना इफेक्ट वो डाल नहीं पाता। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ ये ऑर्डर इससे चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला जस्ट यहाँ पे पीबी इससे ज़्यादा एनर्जी हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपको कार्बन सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, देन सिलिकॉन की, एंड देन जर्मीनियम की हम बात करते हैं, देन इसी तरीके से हम लीड की बात करेंगे और टीन सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है। ये सेकेंड एक्सेप्शनल केस है, और एक जगह लिखने का फ़ायदा होता है कि आपको बड़े ईजी तरीके से एक्सेप्शनल केसेस याद रहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इतने सारे एक्सेप्शनल केस है, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया है उन सभी एक्सेप्शनल केसेस को एक जगह रीअरेंज करके लिख दिया है, सो दैट आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी ना हो, और लोग जो सोचते हैं कि इतने सारे एक्सेप्शनल केस हैं उनको आसानी से याद हो जाए एक जगह रहने पर। आइए एक नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एक्सेप्शनल, थर्ड एक्सेप्शनल और लास्ट एक्सेप्शनल केस को, दैट इज़ ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल पूछे जाने की संभावनाएं, डी ब्लॉक में क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ऐसे ज़्यादा बनते नहीं हैं, एस एंड पी ब्लॉक में मेनली हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से सेफ जोन में रहते हैं और सारे के सारे एक्सेप्शनल केस पढ़ लेंगे। ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप 3 डी ब्लॉक का ग्रुप 3 मैंने बताया था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथेनम में, तो एज इट इज़ ऑर्डर वही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा बोलो, पहले 3D का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन किसका हो जाएगा 4D का, एंड सबसे कम किसका होगा 5D का। जैसे जैसे नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, सही बात है डिक्रीज भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ग्रुप 3 में किसी भी तरह का चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो चेंज दिखने को किस में मिलता है, ग्रुप 4 में, 5 में, 6 में, 10 में। ये एक तरीके के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, 4, 5, 6, 10, ये एक तरीके के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और कैसा करता है ये ड्यू टू, आप कह सकते हो कि ड्यू टू यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 5D हो जाती है। आपको पता है ना, हमने CU AG AU वाला एग्जाम्पल अभी लेकर के आपको दिखाया था कि 5D सबसे ऊपर आ गया था,
एंड देन यहाँ पे आएगा आपको क्या, सबसे ज़्यादा 5D, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 4D, है ना। सॉरी, CU AG AU का एग्जांपल मुझे नहीं लेना चाहिए, वो तो नेक्स्ट वाले कैटेगरी में आएगा। ये 4D हो जाएगा एंड देन 3D हो जाएगा। इसमें ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इधर से इधर डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे भी सब डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे भी डिक्रीज कर गया। और यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट थोड़ा सा चेंज के साथ में ये ग्रुप 7, 8, 9, 11, 12 इन सभी ग्रुप के लिए एक ट्रेंड्स फॉलो होगा। वो ये फॉलो होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 5D का होता है। एक एग्जाम्पल बस याद रखना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, है ना। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले अगर याद हो आपको तो ये वाला प्रॉब्लम करा था CU AG AU। तो हमने बोला था ना कि AU का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 11th ग्रुप वाला है ये, 11th ग्रुप। तो ये AU का सबसे ज़्यादा था, फिर बोला था मैंने ये दोनों ऑर्डर में नॉर्मल था, तो यहाँ पे फिर CU आ गया था और फिर यहाँ पे AG आ गया था। तो ये ऑर्डर बताया था। तो बस यही ऑर्डर है 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के 11 के लिए और 12 के लिए। तो 5 वाला सबसे ज़्यादा, देखो 5D वाला सीरीज़, यानी कि AU सबसे ऊपर चला गया 5D, यानी कि 5D सबसे ऊपर। देन कौन आएगा आपको 3D सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3D सेकेंड नंबर पे, एंड देन सबसे कम जो इस बार होगा वो 4D हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं डी ब्लॉक के लिए, जिसे आप दिमाग में रख सकते हैं, राइट। तो ये बड़ा आसान है। तो 3 ही एक्सेप्शनल केस हैं, इस 3 के अलावा आपको यहाँ पे और कोई एक्सेप्शनल केसेस याद रखने की ज़रूरत स्पेशली नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो दिस इज, आपने देखा लेफ़्ट टू राइट ट्रेंड्स को देखा, टॉप टू बॉटम ट्रेंड्स को देखा, आपने एक्सेप्शनल केसेस को देखा, क्वेश्चन बहुत सारे देखा। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किन किन जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन होता है इनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिक नेचर पे, है ना। तो हम कहते हैं कि जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर मतलब आपको पता है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। बेसिक नेचर की बात करें या फिर आप मेटेलिक नेचर की बात करें, है ना, तो दोनों ही बढ़ते हैं नीचे जाने से। और आप या कह लें आपको ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, है ना, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ये तीनों के तीनों सेम तरीके से वैरी करेगा। ये इन्वर्सली रिलेशन होंगे किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी से, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट। क्यों ऐसा होता है आपको मैं बता दूं, सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। देखिए क्या इंटरलिंक्ड है, आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ऐसे मूव करते हो टॉप टू बॉटम, साइज क्या होता है, पहले नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, जिसके कारण जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं तो उतना ही बेसिक कैरेक्टर होता, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है ना, नीचे जाने से साइज़ बड़ा होता है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नीचे जाओगे तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपके बढ़ेंगे, जो कि आपको पता है कि नीचे आने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे आने से कम होता है। ठीक है, और ये सभी बढ़ते हैं, तो क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेशन हो गया ना। इसी तरीके से आप सिंपली कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का, है ना, बेसिक नेचर बता दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं सो दैट आपको आइडिया लग पाए कि कैसे आखिर इसके क्वेश्चंस को करने हैं। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया Na2O, दूसरा दे दिया K2O, तीसरा दे दिया CS2O, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें देखना है कि टॉप टू बॉटम जा रहा है। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता है, नीचे जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसका होगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया जा सकता है Li2O,
CO2 N2O5 BeO, है ना। खुद से बनाने की कोशिश करें पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके आप, है ना। Li2O, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मेटल कौन है, नॉन मेटल है कौन, छांट लीजिए। ये लिथियम जो है, आप इसको अरेंज कर लीजिए ना ऐसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके। तो इधर से इधर जाओगे तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, उल्टा नीचे जाने से मेटेलिक बढ़ता था, इधर नॉन मेटेलिक बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, इधर एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर यहाँ पे बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक नेचर किसका होगा, आप यहाँ पे बेसिक नेचर बता दिए, ठीक है, बेसिक नेचर बता दिए। यहाँ पे आप मुझे एसिडिक नेचर बताइए, एसिडिक नेचर। सो एसिडिक नेचर अगर आप मुझे बताएंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे देख लो किसका कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन का होगा। काहे कि यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे एक्सट्रीम में है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ कंपाउंड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो सब में लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा आपको N2O3, देन क्या आएगा CO2, देन क्या होगा B2O3। देख लो उसी ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है मेरा, और कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया है, BeO एंड लास्टली Li2O। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। तो है ना आसान, बड़ा इजी है, और आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है। और एक लास्ट एप्लीकेशन इस पूरे आयोनाइजेशन एनर्जी का मैं बताना चाहूँगा, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आपको क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से पूछा जाता है, बस 3 स्टेप आपको दिमाग में रखना है। पहला स्टेप, ये एक्सपेरिमेंटल है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा IE का वैल्यू अगर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तब के केस में आप कहेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो रहेगा, है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो रहेगा would be more stable, higher oxidation state would be more stable। ये आपको डेटा गिवन होगा, वहाँ पे वैल्यू गिवन होगा, जस्ट आपको डेल्टा EN की वैल्यू आप माइनस करके इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे डेल्टा IE की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी मोर स्टेबल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मान लीजिए थर्ड केस की बात करें, ऐसा आपको एक्सपेरिमेंटल दिया रहता है डेटा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बनता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मान लीजिए लाइज बिटवीन, इन दोनों के बीच में अगर लाई करे, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के आपको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर लाई करे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, तो तब के केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे करेंगे। तो तब के केस में आप डिसाइड करें कि यहाँ पे आप बता दें कि डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम दिखते हैं बट फिर भी दिख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे करके बता दूं कि एल्यूमिनियम था जो कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद ये पहुंच जाता है एल्यूमिनियम प्लस में, और यहाँ पे 8.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यहाँ पे रहता है, और साथ में फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये 20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ एनर्जी लगती है ये एल्यूमिनियम 2+ पहुँचने में। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो ये एल्यूमिनियम 3+ में पहुँच जाता है, और इसको यहाँ पे 28.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। हमने क्या किया कि डेल्टा IP निकाला, डेल्टा IE निकाला, कैसे, तो क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो 20.7 माइनस 8.1, तो ये आ गया मेरा 12.6। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, बताइए कि एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम प्लस एंड एल्यूमिनियम 2+ में विच वन इज मोर स्टेबल, है ना। तो आपको क्या पता चला कि 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, तो ये क्या होगा,
वो फर्स्ट वाले केस में आएगा या सेकेंड वाले केस में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो आ रहा है 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ग्रेट, यहाँ पे लेस देन वाला भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे दोनों ही नहीं लग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप डिसाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप डिसाइड करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे था 3p1, इसका हो जाएगा क्या 2p6, सॉरी 3p1 बोरोन एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम 3p1, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मैग्नीशियम में चला जाएगा, यानी कि 3s2 हो जाएगा यहाँ पे, 3s2 विच इज़ स्टेबल, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 3s2 और ये वाला जो होगा वो 3s1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन है, थर्ड केस अप्लाई हो रहा है, थर्ड केस यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो हम बोलेंगे इस केस में एल्यूमिनियम प्लस विल बी ग्रेटर देन और मोर स्टेबल ऑफ एल्यूमिनियम 2+। बट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बताइए, दूसरे में आपको पूछा जाए कि एल्यूमिनियम 3+ में कंपैरिजन लिया जाए 2+ का, तब क्या करोगे? तो मैं यहाँ पे डेल्टा उन दोनों के आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालूंगा, यानी कि 28.4 माइनस कर दूंगा किसको, 20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो अपने को मिल जाएगा 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट केस में चला गया, फर्स्ट केस में चला गया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, सो नो डाउट यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ विल बी मोर स्टेबल देन व्हाट, एल्यूमिनियम 2+, और सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा कौन, सॉरी एल्यूमिनियम 2+। तो ये ऑब्जर्वेशन आया। तो ओवरऑल अगर ऑर्डर अरेंज करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर अरेंज करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा क्या कि एल्यूमिनियम 3+ सबसे ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम 2+ से ज़्यादा तो एल्यूमिनियम प्लस है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा एल्यूमिनियम प्लस, एंड देन फाइनली आ जाएगा आपको कौन, एल्यूमिनियम 2+ सबसे कम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का सब चीज़ कवर करने का कोशिश करा है, कोई एक चीज़ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करी है। अगर आप इतना करते हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को बड़े ईजी तरीके से अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो मेरे तरफ से आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना ही। सो मिलते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ के साथ में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट। और इस लेक्चर में होपफुली आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।